नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत सितारा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, और जिसमें आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपके स्टार्ट के अंतर्गत कुछ अलग अलग बातें आएंगी, जैसे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया है। तो इसमें आपको अलग अलग किताबों के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग बातें मिल जाएंगी, किंतु यहाँ जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या पीछे कहीं पूछे गए हो। ऐसी जो स्टार्ट की कुछ चीज़ें हों उन पर आप एक्स्ट्रा ध्यान कम दें। यहाँ हम जब राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थान को मुख्य रूप से भौतिक भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो उन भौतिक भागों के अंतर्गत हमारे पास सीधे सीधे नाम आएंगे। तो नंबर 1 अगर हम कहें तो हमारे पास आता है जैसे थार मरुस्थल। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 होगा हमारे पास अरावली। नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 3 होगा हमारे पास पूर्वी मैदान। और नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 4 होगा हमारे पास हाड़ौती का पठार। तो सीधा सीधा है कि राजस्थान को मुख्य रूप से यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो 4 भौतिक भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें थार मरुस्थल है, या इसी को जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब इसमें हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला या मेरू पर्वतमाला, पूर्वी मैदान या जलोढ़ मैदान, या हमारे पास राजस्थान में हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब इन्हीं चारों पर हम चर्चा करेंगे। चारों पर जब चर्चा करें तो हमने एक टॉपिक इससे पहले पढ़ा था और वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर आपने वो देखा है, पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत हमने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर, पेंजिया, पैंथालासा क्या थे, वो टॉपिक अगर आपने देखा है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश से आप देखोगे। अब आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है नंबर 1 हमारे पास थार मरुस्थल, या इसी थार मरुस्थल को कहा जाए तो यही कहलाता है हमारे पास मरु प्रदेश, या इसी को हम राजस्थान में देखते हैं तो इसे ही हम कहते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थल। तो यानी एक ही है और इसी एक के ही और अलग अलग नाम है। बात है कि थार मरुस्थल कह दें, मरु प्रदेश कह दें, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग कह दें। अब इसको जब हम पढ़ें तब यहाँ अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इस थार मरुस्थल की, मरु प्रदेश की और स्टार्टिंग की जो बातें। वर्तमान में हमारे पास ये जहाँ राजस्थान के जिस हिस्से पर ये मरुस्थल है तो हमें पता है यहाँ किसी समय में हुआ करता था तो था 33 सागर, या हम यूँ कहें कि जो 33 सागर था उस 33 सागर के और धीरे धीरे सूखने के बाद और जो अवशेष रह गया उस अवशेष के पश्चात और जिसका निर्माण हुआ वो निर्माण है हमारा थार का मरुस्थल। कि वर्तमान में राजस्थान के जिस हिस्से पर हम थार मरुस्थल देख रहे हैं वहाँ किसी समय पर 33 सागर था। उस 33 सागर के धीरे धीरे सूखने के बाद लास्ट में जो अवशेष रह गया उस अवशेष का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन की जगह हम वर्तमान में देखते हैं तो हमारे पास है थार मरुस्थल। दूसरा, अगर आप कहीं ये बातें पढ़ो तो ये जो बनने की प्रक्रिया है उसके लिए कहा जाता है युग। तो युग होता है यहाँ प्लीस्टोसीन, यानी ये जो घटना है या ये जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो प्लीस्टोसीन युग की ये घटना है। उस घटना इस समय के दौरान और 33 सागर है वो धीरे धीरे सूखता गया, समाप्त होता गया और उसकी जगह फिर निर्माण हुआ तो किसका? थार मरुस्थल का। फिर अगर हम देखें तो ये जो थार मरुस्थल है ये हिस्सा है या ये भाग है या ये किसके प्रसार का परिणाम है? तो एक लाइन आती है, द ग्रेट पेलियो आर्टिक
ऑफ अफ्रीका मरुस्थल, कि हमारे पास वर्तमान समय में ये जो थार मरुस्थल है, वो थार मरुस्थल अगर किसी दूसरे मरुस्थल के एक प्रसार का हिस्सा है तो वो किसका है, तो द ग्रेट पैलियो आर्टिक ऑफ अफ्रीका मरुस्थल, यानी इसका संबंध है तो आप सीधा सीधा ध्यान रखना सहारा मरुस्थल से है, या यूं कह दें सहारा मरुस्थल, उस सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग, और उस पूर्वी भाग का विस्तार है, उस विस्तार का परिणाम है, तो वो परिणाम माना जाता है थार मरुस्थल। कि वर्तमान समय में हमारे राजस्थान के जिस हिस्से पर थार मरुस्थल है, अब वो हिस्सा माना जाए तो द ग्रेट पैलियो आर्टिक ऑफ अफ्रीका मरुस्थल, उस मरुस्थल का मतलब हो गया सहारा मरुस्थल, और इस सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग का जो विस्तार है, उसी विस्तार का परिणाम है आज हमारे पास ये थार मरुस्थल है। फिर अगर इस थार मरुस्थल की बात देखें तो ये थार जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, अब ये क्या विशेष स्थान रखता है, थार मरुस्थल विश्व में मरुस्थलीय भागों में, थार मरुस्थल है पूरे विश्व में जहां जहां बड़े मरुस्थल है, मरुस्थलीय भागों में जैव विविधता, जीव जंतुओं की जो विविधता है, उस विविधता की दृष्टि से और क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। कि अगर पूरे विश्व के अंतर्गत सभी महाद्वीपों में और बड़े स्तर पर अगर हम मरुस्थल देखें, नाम बोलूँगा खाली सीधे, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है सोनोरन एरिजोना, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है अट्टाकामा पैटागोनिया, अफ्रीका के अंतर्गत जैसे सहारा है, कालाहारी है, नामीब है, भारत के अंतर्गत या हम एशिया में जहाँ बात करते हैं तो जहाँ हमारे पास थार है या गोबी है वो मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जैसे ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, विक्टोरिया है, ऐसे जहाँ बड़े स्तर पर महाद्वीपों में जो मरुस्थल है, उन सभी मरुस्थलों में, और अगर थार की उनके साथ तुलना की जाए ना, तो उन सभी मरुस्थलों में रहने की जो दशाएं हैं वो बहुत विकट है। लोगों के पास न तो रहन सहन की सुख सुविधाएं हैं, न अच्छा खान पान है, न और अच्छा कल्चर है, आवागमन के साधन नहीं है। तो इस प्रकार की अगर तुलना की बात की जाए तो थार का जो मरुस्थल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की विविधता है, अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, मानव के लिए रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, दशाएं, तो उस वजह से कहा जाता है पूरे विश्व भर के अंतर्गत सभी मरुस्थल है, उन मरुस्थलीय भागों में अगर जैव विविधता पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा है थार मरुस्थल के अंतर्गत। और अगर आपको पता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से और बड़ा मरुस्थल है तो सहारा है, और अगर देखा जाए विश्व के अंतर्गत सबसे सूखा अगर कोई मरुस्थल है तो शुष्क अगर मरुस्थल की बात की जाए तो वो शुष्क मरुस्थलीय भाग है, वो है, ध्यान रखना, अट्टाकामा, और अट्टाकामा रहता है कहाँ, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। अट्टाकामा है तो वो अट्टाकामा है दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए राजस्थान में भौतिक विभाजन में हमारे पास थार मरुस्थल, मरु प्रदेश या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, विशेषता जहां आज वर्तमान में थार का मरुस्थल है, किसी समय पर यहाँ टेथी सागर हुआ करता था, इसी के अवशेष के रूप में आज हमें यहाँ मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं। घटना टाइम पीरियड की बात है तो ध्यान रखना ये माना जाता है प्लेस्टोसीन युग की। फिर इसका संबंध है तो ये है द ग्रेट पैलियो आर्टिक ऑफ अफ्रीका मरुस्थल, यानी कहने की बात है तो सीधा सा सहारा मरुस्थल है, उस सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग का जो विस्तार है उस विस्तार का परिणाम आज है थार मरुस्थल। फिर इस थार मरुस्थल को अगर देखें तो विश्व भर में जितने भी बड़े स्तर पर मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलीय भागों में जैव विविधता की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान आता है, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बड़े मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में सबसे शुष्क अगर कोई मरुस्थल है तो वो सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है अट्टाकामा, और अट्टाकामा रहता है कहाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इतना सा तो ये। अब अगर इसी को फिर कंटिन्यू करें तो इसी पर और भी कई सारी विशेष बातें उन पर अपनी चर्चा करते हैं, किंतु उसके साथ ध्यान रखें अभी जो आप पढ़ रहे हो उनको प्रत्येक लाइन को अच्छी तरीके से समझें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें बहुत सारी नई नई बातें और ऐड होती जाएंगी। अब जब हमने कहा है जैव विविधता,
तो अर्थ इसका आपको पता है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनकी अलग से अलग ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियों का मिलना, संख्या की बात नहीं होती है, उनकी प्रजातियाँ, उनकी किस्में कितनी से ज़्यादा मिलेगी वो होता है। जब जैव विविधता की बात हो तो विश्व भर में और सर्वाधिक अगर जैव विविधता कहीं मिलती है तो ध्यान रखना हमेशा ही होती है कहाँ, भूमध्य रेखीय भागों पर, कि विश्व भर के अंतर्गत और सर्वाधिक अगर कहीं जैव विविधता होती है तो भूमध्य रेखीय भागों पर 0 डिग्री लाइन है उस पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर सर्वाधिक जैव विविधता वाला कोई देश हो तो वो देश है आपका ब्राज़ील। अमेजन बेसिन आपने कभी सुना होगा, अमेजन वन हो आपने वो सुने होंगे, तो ब्राज़ील, और ब्राज़ील रहता है आपका दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। फिर इसी जैव विविधता की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसकी बात करें तो ये आपको पता होगा, ये मनाया जाता है 22 मई को, कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है 22 मई। तो विश्व भर के अंतर्गत मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता थी तो थार मरुस्थल में। सीधा सा अगर हम पढ़े कभी तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी तो भूमध्य रेखीय भागों पर। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है तो वो देश है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो सीधा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, दिवस की अगर बात है तो वो दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अब देखिए इसी थार मरुस्थल को और अलग अलग आधारों पर पढ़ें तो इस थार मरुस्थल की मेन बातें अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ इस थार मरुस्थल के बारे में, ये जो थार का मरुस्थल है और राजस्थान के जितने भी हिस्से पर है तो उस हिस्से के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आता है क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल है 61%, किंतु कई जगह आपको हो सकता है ये ऐसा भी मिले 61.11। अलग अलग किताबें अलग अलग दे देती है, कई जगह आपको 58% मिल जाएगा, कई जगह 59 मिल जाएगा, कई जगह हो सकता है 60 मिल जाए, किंतु इसमें ज़्यादातर ये होता है 61, या फिर भी कहीं पॉइंटों में हो तो ध्यान रखें 61.11%। दूसरा है जनसंख्या की अगर बात की जाए तो राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा है वो यहाँ निवास करता है। कि तो यहाँ एक बात है, राजस्थान का ये वो भौतिक प्रदेश, राजस्थान का ये भौतिक प्रदेश जहाँ क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या का अनुपात काफ़ी कम मिलता है, कि राजस्थान का यह वह भौतिक प्रदेश है जहाँ क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या का अनुपात काफ़ी कम मिलता है। फिर यहाँ की बात की जाए वर्षा की, तो यहाँ वर्षा की मात्रा है 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। औसत रूप से वर्षा है तो 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक जाएगी। फिर यहाँ पर आप पढ़ोगे समवर्षा, तो थार मरुस्थल के अंतर्गत समवर्षा रेखा अगर हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना वो होगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर होगी, राजस्थान की अलग से आएगी। फिर यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे वनस्पति, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पति होगी तो आप सीधा सीधा कह सकते हो शुष्क, कंटीली, इसी को ही हम कहें तो यही होती है मरुदभिद, या इसी को अगर हम कहें तो यही है हमारे पास जीरोफाइट। तो ये हमारे पास इस क्षेत्र से इसकी वनस्पति, जिसमें शुष्क, कंटीली, मरुदभिद या झाड़ीनुमा जीरोफाइट जो वनस्पति होगी वो वनस्पति इस क्षेत्र से इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ इस थार मरुस्थल के अंतर्गत हमारे पास राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% हिस्सा वो, या फिर हम कह सकते हैं 61.11। फिर यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा। इसमें थ्योरी की बात करें तो राजस्थान का ये वो भौतिक प्रदेश जहाँ क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या का अनुपात काफ़ी कम है। वर्षा की बात होगी तो 10 से 50 सेंटीमीटर। इस थार मरुस्थल की समवर्षा रेखा अगर हम पढ़ेंगे तो वो होगी 25 सेंटीमीटर। यहाँ मिलने वाली वनस्पति है तो शुष्क है, कंटीली है, मरुदभिद है, या इसको हम कहते हैं जीरोफाइट्स, तो वो यहाँ की वनस्पति होगी।
अब इसी मरुस्थल को अगर हम देखें तो यहाँ से हम करेंगे इस मरुस्थल का वर्गीकरण, और जब वर्गीकरण की बात होगी तो इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। यहाँ क्या क्या जिले होंगे, कौन कौन से होंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो थार मरुस्थल को जब हम वर्गीकृत कर देंगे तो इस वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे पास सीधे सीधे दो भाग होंगे कि थार मरुस्थल उस मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे पास दो भाग आते हैं, जिसमें एक तो हम कहेंगे शुष्क क्षेत्र और एक अगर हम कहेंगे तो वो होगा हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र। एक हमारा शुष्क, एक अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब अगर आप देखो तो सीधा सा है, वर्गीकरण करते हो तो इस दौरान अगर देखें तो थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले तो ध्यान रखें 12। वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इससे पहले कि संपूर्ण थार मरुस्थल है राजस्थान में, तो इस मरुस्थलीय भाग में आने वाले राजस्थान के जिले तो उन जिलों की कुल संख्या होगी तो वो होगी हमारे पास 12। अब अगर इसको हम दो भागों में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र है उस शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले होंगे उनकी संख्या होगी 3, और अर्ध शुष्क की बात होगी तो वहाँ आने वाले जिले उन जिलों की संख्या होगी तो वो होगी हमारे पास 9। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है। थार मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के आने वाले कुल जिले 12, शुष्क क्षेत्र विशेष में आने वाले जिले 3, अर्ध शुष्क क्षेत्र में आने वाले जिले 9। अब शुष्क के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो आपको पता है, इसके अंतर्गत एक आता है बीकानेर क्षेत्र, एक आता है यहाँ पर जैसलमेर, और एक आएगा इसके अंतर्गत बाड़मेर। यानी इस मरुस्थल को हमने जो दो भागों में बांटा है, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पूर्ण रूप से शुष्क क्षेत्र में आएंगे, किंतु यहाँ ध्यान रखना ये जो बीकानेर है वो है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। यानी इस हिस्से पर आपको रेतीले टीले हैं वो काफ़ी दिखाई देंगे, और जो ये जो दो भाग हैं इन भागों की विशेषता मानी जाती है, ये हैं तो बालुका स्तूप मुक्त यानी रहित क्षेत्र, कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत बालुका स्तूप नहीं मिलते, किंतु ऐसा नहीं होगा, यहाँ बालुका स्तूप मिलेंगे, किंतु वो कैसे होंगे, वो थोड़े से पथरीले होंगे, चट्टानों वाली संरचनाओं वाले जैसे भाग होते हैं तो वैसे होते हैं। है तो इन तीनों में ही बालुका स्तूप, किंतु यहाँ किताबें ये कह देती है कि ये बीकानेर है तो उसके अंतर्गत बालू मिट्टी की संरचना ऐसी है, कणों का आकार ऐसा है कि रेतीले टीले हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ भी रेतीले टीले हैं, किंतु यहाँ थोड़ी सी मिट्टी की संरचना है तो वो कठोर है, बड़े आकार की है, पथरीली है, चट्टाने जैसी संरचना है, तो इस वजह से इन दो जिलों को कहा जाता है ये होते हैं बालुका स्तूप मुक्त या रहित। तो यानी ये 3 हमारे पास जिले। अब बात आती है अर्धशुष्क की, तो इस अर्धशुष्क के अंतर्गत 1 नंबर पर तो आता है नागौर, तो एक तो होगा नागौर। 2 नंबर पर आता है हमारा नाली, और नाली का मतलब हो गया राजस्थान के अंतर्गत और घग्गर नदी, और घग्गर नदी की अगर आप बात करते हो तो इसमें एक तो आता है श्री गंगानगर और एक हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़। इसके बाद अगर बात आती है तो यहाँ एक क्षेत्र विशेष आता है शेखावाटी, जो आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें अगर हम बात करें तो एक हमारे पास चूरू, एक हम करें तो झुंझुनू, और एक आता है सीकर। 3 इस क्षेत्र विशेष के जिले। फिर बात आती है तो यहाँ पर आता है एक लूणी नदी है या लूणी का बहाव क्षेत्र है, किंतु यहाँ पूरी लूणी नदी को नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसमें एक आएगा हमारे पास जोधपुर, एक आएगा पाली, और एक आएगा जालौर। हमें पूरी लूणी नदी को यहाँ नहीं पढ़ना, बस इस लूणी नदी का वो बहाव क्षेत्र जो इस मरुस्थल में हमें देखने को मिले। तो अर्धशुष्क में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितने हो गए 9। तो यानी ये राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में कुल जिले जिनकी संख्या हमने कही है 12, जिसमें से 3 शुष्क क्षेत्र में, 9
अर्धशुष्क में, और यहाँ आने वाले जो जो जिले हैं उन जिलों को यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ एक लाइन और बोल दूँ, कई जगह कई किताबों में आपने कहीं पढ़ा होगा कि जी सिरोही को भी इसमें शामिल किया जाता है, या हम ये कह दें कि वहाँ कई जगह आपको हो सकता है कि 12 की जगह 13 जिले कहीं आपने पढ़े हो। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि इसका पूरा भाग नहीं, उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा हो सकता है जो मरुस्थल में आता हो। तो आपको पता है कि अगर सिरोही आ गया तो इसका मतलब सिरोही मूल रूप से कहाँ है, अरावली पर्वतीय वाले भाग वाले हिस्से में है। तो सिरोही कहीं भी इस मरुस्थल में नहीं आता। किताबें कोई किसी का लिखना, किसी का पढ़ाना, तो वहाँ हो सकता है वहाँ आपको 12 की जगह 13 दे दिया जाए, या आपने कभी पढ़े हो, किंतु आएंगे तो आएंगे, आपके ध्यान रखना कुल होंगे वो आपके 12 होंगे। तो अब अपने इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, थार मरुस्थल, उस थार मरुस्थल का वर्गीकरण। अब इस मरुस्थल के वर्गीकरण के बाद अब इनसे जुड़े हुए जैसे जैसे मान लो कोई तथ्य है या जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, उन पे हम चर्चा करेंगे, वो क्या क्या होंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। अब इसके अंतर्गत हमारे पास पहले सीधा सा एक शब्द आएगा, उस शब्द पर हम चर्चा करेंगे कि जो आपने मरुस्थल जिसके आप बात कर रहे हो, तो उस मरुस्थल का वर्गीकरण, या हम यूं कह दें कि ये जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का एक प्रकार का प्रकार, कि मरुस्थल भी होता है तो वो मरुस्थल वो कैसे कैसे हो सकता है, कैसा किस प्रकार का हो सकता है। तो इस मरुस्थल का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब तो विभाजन पढ़ लिया, या हम यूं कह दें इस मरुस्थल का प्रकार। अब इस प्रकार की विशेषता है तो इसमें मरुस्थल कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 आता है हमादा। हमादा का मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे वो पथरीला, या एक प्रकार से जो चट्टानी मरुस्थल होता है, जिसकी हमने बात की थी ना कि जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिले हैं तो वहाँ बालू का स्तूप रहित जो क्षेत्र विशेष होता है, जहाँ चट्टानों जैसी संरचना होती है, ऐसे भाग को कहा जाता है वो होता है हमादा। और अब इस हमादा की विशेषता हो तो ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कम होगा, या हम यूँ कहें ये छोटे से छोटे हिस्से पर होगा। तो ये हमादा होता है एक प्रकार का पथरीला या चट्टानी मरुस्थल जो राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर जैसे जिलों में मिलता है। इसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नंबर 2 आता है रेग। रेग, अब ये रेग है तो ये बालू का स्तूप वाला मरुस्थल, यानी जैसी बालू मिट्टी होती है उसका जमाव होता है, किंतु इस रेग की विशेषता होती है, रेग है तो रेग होगा हमादा है, उस हमादा के चारों ओर का मरुस्थल। यानी हमारे पास जैसे ये था हमादा, ये है हमारे पास हमादा। इस हमादा पथरीले मरुस्थल के और जो चारों ओर जो एक मरुस्थल बनेगा, उस मरुस्थल को अगर हम कहेंगे तो वो मरुस्थल कहलाएगा हमारा रेग। या मैं यूं कह दूं, इस हमादा का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कहीं थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ इस हमादा उस हमादा की तुलना के अंतर्गत रेग का जो क्षेत्रफल होगा, इस मरुस्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा होगा। तीसरा होता है इरग, और इरग का मतलब होता है सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। और सबसे बड़ा का मतलब नंबर 1 पर था हमारा हमादा, हमादा के दूसरी ओर था तो वो था हमारा रेग, और रेग के चारों ओर का जो मरुस्थल है वो चारों ओर का मरुस्थल है वो होगा हमारा इरग। तो यानी इरग है तो वो हम कह सकते हैं संपूर्ण थार मरुस्थल है, उस संपूर्ण थार मरुस्थल को कहा जा सकता है तो वो कहलाता है आपका इरग। तो यहाँ दोबारा कि मरुस्थल का वर्गीकरण वैसे हमने पढ़ लिया, यहाँ मरुस्थल के प्रकार की बात हो रही है। तो मरुस्थल होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें हमादा पथरीला या चट्टानी जो मरुस्थलीय भाग होता है उसको कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा।
दूसरा होता है रेग, जो हमादा मरुस्थल है उसके चारों ओर का जो मरुस्थलीय भाग है उसको कहा जाता है रेग। फिर इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा और ज़्यादा। इरग की बात है तो इस संपूर्ण मरुस्थल की बात की जाए तो संपूर्ण विस्तृत जो मरुस्थल होता है उस संपूर्ण विस्तृत मरुस्थल को उसको कहा जाता है, वो कहलाता है आपका इरग, और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये संपूर्ण भाग है, एक है हमादा, एक है इरग, एक है रेग। तो ये तीन भाग आ जाते हैं हमारे इस मरुस्थल के अंतर्गत। अब बात आती है इसी मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले और भी कुछ शब्द। अब वो क्या होंगे वो देखिए। एक शब्द आता है हमारा बाप बोल्डर, एक शब्द है हमारा बाप बोल्डर। अब ये जो शब्द है बाप, इस बाप का संबंध है जोधपुर से, कि यहाँ पर जो बाप बोल्डर है तो यानी बाप का मतलब है तो जोधपुर से है, और यहाँ इस जोधपुर क्षेत्र में या इस बाप क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, पुराने समय की और एक प्रकार से गोलाकार चट्टानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसी क्षेत्र विशेष को कहा जाता है बाप बोल्डर। तो बाप है वो जोधपुर का एक हिस्सा है, भाग है, और उसी भाग में उसी क्षेत्र में और गोलाकार आकार की कुछ चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन हिस्से को उन क्षेत्र को कहा जाता है, वो कहलाता है बाप बोल्डर। फिर बात आती है हमारे पास एक क्षेत्र शेखावाटी, ये आपका पड़ा हुआ है चूरू झुंझुनू सीकर। आप भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत पढ़ते हो तो इस शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना की जाती है। तो कछवा वंश के एक शासक शेखा कछवा, जिन्होंने कछवा वंश से अलग होकर और इस क्षेत्र को बसाया, इसकी स्थापना की। यहाँ की विशेष प्रमुख बात, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत एक नदी प्रवाहित होती है कांतली, और उसी क्षेत्र को आपने कहा था तो वहाँ पर आपने पढ़ा था तोरावाटी। अब यहाँ हमारे पास विशेष क्या है वो, तो इस शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि वर्षा होती है, तो वर्षा का जो जल है उस वर्षा जल को और क्या किया जाए, जब एकत्रित किया जाए, और एकत्रित करने के दौरान क्या किया जाता है, कच्चे जो एक प्रकार से तालाब बनाए जाते हैं या हम कहें जो गड्ढे बनाए जाते हैं, उन कच्चे तालाबों को या एक प्रकार से कच्चे जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें यहाँ पर कहा जाता है जोहड़। तो इन क्षेत्र विशेषों के अंतर्गत और वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जो कच्चे कुएं तालाब बनेंगे उनको तो कहा जाएगा जोहड़। और यहाँ जो बनेंगे, यहाँ बनने वाले जो छोटे तालाब होते हैं उन छोटे तालाबों को यहाँ कहा जाता है, वो कहलाते हैं सर। इन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए और जो छोटे तालाब बनाए जाएंगे उन छोटे तालाबों को यहाँ कहा जाएगा तो वो कहलाएंगे सर कहलाएंगे। इन्हीं क्षेत्रों की विशेषता तो यहाँ पर हमने पढ़ा था शेखावाटी के अंतर्गत। तो यहाँ कांतली नदी उस क्षेत्र को तोरावटी कहा था, तवर क्षत्रिय थे, उन क्षत्रियों के कारण भी ये क्षेत्र विशेष हमारा कहलाता है तो तोरावटी। तो यानी यहाँ एक बाप बोल्डर वो जोधपुर से संबंधित चट्टानों के, पुरानी चट्टानों के, गोलाकार चट्टानों के जीवाश्म अंश प्राप्त हुए हैं, वो क्षेत्र शेखावाटी में प्रमुख रूप से कांतली नदी, क्षेत्र विशेष जिला, इसकी स्थापना, वो बातें। यहाँ वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कच्चे जो कुएं बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जोहड़। और जो छोटे आकार के तालाब होंगे उन छोटे आकार के तालाबों को हम कह सकते हैं तो वो कहलाएंगे हमारे पास सर कहलाते हैं। अब देखो इसके बाद आगे की बात आती है तो ऐसे ही और भी कुछ छोटे छोटे नाम आएंगे। उन अपने नामों की बात की जाए तो उनके अंतर्गत एक शब्द आता है हमारा यहाँ नागौर बेसिन या नागौर क्षेत्र। जैसे हम शेखावाटी की बात करें तो वैसा ही एक शब्द आता है नागौर बेसिन या नागौर क्षेत्र। तो ये है हमारा नागौर बेसिन या नागौर क्षेत्र। अब इस नागौर बेसिन नागौर क्षेत्र की विशेषता है तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है एक तो मकराना,
यानी इस नागौर को हम अलग अलग भागों में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ एक क्षेत्र आता है मकराना, और मकराना आपको पता है ये पूरे भारत के अंतर्गत प्रसिद्ध है, तो सफ़ेद संगमरमर के लिए, पूरे भारत के अंतर्गत, और ये मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है तो सफ़ेद संगमरमर के लिए। नंबर 2 आता है एक क्षेत्र विशेष जिसको हम कहते हैं मांगलोद। मांगलोद, ये मांगलोद क्षेत्र है तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? जिप्सम के लिए। ये मांगलोद है तो ये मांगलोद है जिप्सम के लिए। एक तीसरा शब्द आता है, या हम कहें एक क्षेत्र आता है जायल, और ये जायल है तो ये जाना जाता है किसके लिए? फ्लोराइड युक्त जल। तो यानी यहाँ पर नागौर जो बेसिन है, नागौर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, उस हिस्से को हम देखें तो यहाँ इसके 3 भाग मिलते हैं। एक मकराना जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, एक मांगलोद जो जिप्सम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, और एक आता है जायल क्षेत्र, और वो जायल क्षेत्र प्रसिद्ध है तो वो है हमारे लिए किसके लिए? फ्लोराइड युक्त जल के लिए। अब जब फ्लोराइड युक्त जल की बात आ गई तो ध्यान रखें, इसी फ्लोराइड युक्त जल को लेकर और यहाँ 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है कुबड़ और एक आता है बांका, और इनके आगे शब्द लिखा होता है पट्टी। कि जब फ्लोराइड युक्त जल की बात आ गई तो यहाँ एक शब्द आता है कुबड़ और एक आता है बांका पट्टी। यानी पट्टी का मतलब तो हो गया जो एरिया, जो क्षेत्र विशेष है, कुबड़ या बांका, तो इनका सीधा सा शाब्दिक अर्थ एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मानव की जो शरीर है, जो उसकी संरचना है, जो सामान्य जो शरीर होता है, उसमें जब किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाए, उसका शरीर का झुका होना, हड्डियों का मोटा होना, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या विकृतियाँ आ जाए, उसको हम कह सकते हैं कुबड़ या बांका। किंतु ये हैं तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये कुबड़ और बांका है, इनका संबंध है तो ये संबंधित है नागौर और अजमेर जिलों से, जिसमें आप ये भी कह सकते हो कुबड़ का संबंध नागौर और अजमेर दोनों से है, और बांका की अगर आप बात करो तो बांका का संबंध अकेला नागौर से माना जाता है। तो यहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल की बात है तो यहाँ इसी को लेकर है कि यहाँ एक कुबड़ और एक बांका पट्टी, यानी एक ऐसा क्षेत्र विशेष है जिसके अंतर्गत ये हिस्से आएंगे, जिसमें एक तो नागौर और अजमेर आएगा। अब ये कुबड़ और बांका पट्टी है क्या, इसको अपने यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कुबड़ और बांका पट्टी है तो क्या है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले नागौर क्षेत्र के लिए हमने कह दिया एक मकराना जो सफ़ेद संगमरमर के लिए, एक हमारे पास मांगलोद जो जिप्सम के लिए, और एक हम कह रहे हैं जायल जो है हमारे लिए फ्लोराइड युक्त जल के लिए। अब हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास था कुबड़ और एक था हमारे पास बांका, और दोनों के लिए कह रहे हैं कि ये एक क्षेत्र विशेष है, एक पट्टी है, और इसका संबंध है तो नागौर और अजमेर जिलों से। अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता सीधी सीधी यही है कि इन हिस्सों पर, यानी इन क्षेत्रों पर, और जो भूमिगत जल मिलता है, जमीन के अंदर का जो जल है, वो जल कैसा है? खारा है, लवणीय है। कि इन क्षेत्रों में और जमीन के आंतरिक भाग में मिलने वाला पानी है वो पानी खारा है। पानी खारा हो कोई दिक्कत नहीं, किंतु खारा पानी जो होता है उस खारे पानी में और सर्वाधिक अगर मात्रा की बात की जाए तो ध्यान रखना उसमें अधिकतम मात्रा होती है हमेशा ही सोडियम क्लोराइड की। कि जब खारे पानी की बात हो तो खारा पानी जो होता है उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होती है तो वो होती है सोडियम क्लोराइड की। किंतु यहाँ समस्या है इन भागों पर, यहाँ जो मिलने वाला खारा पानी है या यहाँ पर मिलने वाला जो भूमिगत जल है जो खारा है, इसमें सोडियम क्लोराइड की तुलना में और ज़्यादा मात्रा मिलती है सोडियम फ्लोराइड की। ये इसकी समस्या है।
यानी सामान्य रूप से भूमिगत जो जल हो वो खारा हो, और खारे पानी में हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होती है तो सोडियम क्लोराइड की होती है। किंतु यहाँ इन क्षेत्रों में मिलने वाला जो खारा पानी है उस खारे पानी में ज़्यादा मात्रा है तो सोडियम फ्लोराइड की है। और इस सोडियम फ्लोराइड युक्त और खारे पानी का जब लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, इसका जब सेवन किया जाता है तो यहाँ हो जाती है फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी। और इसी फ्लोरोसिस नामक बीमारी है, इसी बीमारी का ही परिणाम है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का जो सामान्य शरीर जैसा होना चाहिए उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। उनके शरीर का मुड़ना, हड्डियों का झुकना, दांतों का पीला होना, ऐसी सामान्य सी कुछ बीमारियां हैं वो लंबे समय तक और ऐसे जल के उपयोग की वजह का परिणाम होता है। तब कहा जाता है इन क्षेत्रों को कुब्बड़, बांका-पट्टी, नागौर और अजमेर जिले। यहाँ मिलने वाला भूमिगत जल लवणीय है, खारा है। सामान्य रूप से खारा पानी होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा मिलेगी सोडियम फ्लोराइड की, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यहाँ मिलने वाला जो जल है उसके अंतर्गत सोडियम फ्लोराइड की तुलना में ज़्यादा मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड की। और इसी सोडियम क्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त जल है, उस सोडियम फ्लोराइड युक्त उस जल से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है और इसी बीमारी का परिणाम है यहाँ ऐसी समस्याएं हो जाती है। किंतु यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमसे ये पूछा जाए राज्य के अंतर्गत इससे सर्वाधिक प्रभावित जिला, कि राज्य के अंतर्गत और ऐसे कुब्बड़, बांका-पट्टी या फ्लोरोसिस जैसी समस्या, इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला है तो जिला तो आएगा नागौर। और अगर सर्वाधिक प्रभावित गांव की अगर बात की जाए तो गांव आएगा आसरवा। और आसरवा रहता है कहां पर? नागौर में। कि यहाँ पर अगर हम कहें कि राज्य के अंतर्गत और इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र विशेषों में जिले की बात हो तो जिला तो आपका नागौर होगा। और अगर गांव की कहीं बात हो तो गांव होगा आपका आसरवा, और आसरवा भी पड़ता है आपका नागौर में। तो ये हमारा एक नागौर क्षेत्र और उसके साथ थोड़ा सा भाग है अजमेर का, जिसके अंतर्गत और थार मरुस्थलीय भाग में। और ये एक ऐसा क्षेत्र विशेष कुब्बड़, बांका-पट्टी और उस कुब्बड़, बांका-पट्टी की यहाँ कुछ विशेषताएं। तो ये हमारे पास ये एक हिस्सा ये हो गया जी। अब इस थार मरुस्थल के अंतर्गत ऐसे कुछ और शब्द या हम यूँ कहें कुछ और शब्दावलियाँ, अब वो शब्दावलियाँ क्या होंगी देखिए। इसी के अंतर्गत एक नाम आता है थली। अब ये थली क्या है? ये है भाई मरुस्थल, यानी ये मरुस्थल है, रेतीला है भाग है, ऊंचा नीचा हिस्सा है। इसके अंतर्गत ये रेतीले टीले हैं। और यहाँ क्या होगा, इन टीलों के बीच का जो ये भाग है और जो ये नीचा धंसा हुआ भाग है, उस नीचे धंसे भाग को, इनको अगर हम कहें तो ये कहलाता है हमारे लिए थली। कि शुष्क मरुस्थलीय भाग है और उन मरुस्थलीय भागों में रेतीले टीलों के बीच का और नीचा धंसा हुआ जो भाग है, हिस्सा है, वो कहलाता है थली। अब होगा क्या यहाँ, जब यहाँ वर्षा ऋतु के समय वर्षा होगी, वर्षा ऋतु के समय, और जब यहाँ वर्षा होगी और वर्षा का पानी और आकर और इन निचले भागों पर जब जमा हो जाए तो यहाँ आकर पानी जमा हो गया। पानी जमा हो गया तो पानी जमा होने से सीधी सी बात है तो यहाँ क्या बन जाएंगी, झीलें। कि शुष्क मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत और रेतीले टीले हैं, उन रेतीले टीलों के बीच का नीचा धंसा भाग, तो वो नीचा धंसा भाग वो तो थली हो गया। इन्हीं थली के अंतर्गत वर्षा ऋतु के समय और वर्षा का पानी आकर जब जमा हो गया, जमा होने से यहाँ झीलें बन गई। किंतु वो झीलें कैसी होंगी, अस्थायी। अब ये अस्थायी है, वो अस्थायी क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ क्या है, बालू मिट्टी है, और दूसरा यहाँ पर इस क्षेत्र का तापमान है, तो वो तापमान अधिक है।
कि वर्षा के दौरान और पानी तो जमा हो गया, झीलें बन गई, किंतु वो झीलें अस्थायी हैं। क्यों हैं? क्योंकि बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी है तो इसकी विशेषता होती है, इस बालू मिट्टी में नमी या हम यूँ कह दें जल, इसको धारण करने की, इसको सुरक्षित रखने की, धारण करने की क्षमता जो होती है वो क्षमता क्या होती है? कम होती है। देखा होगा आपने, मरुस्थलीय भागों में बरसात हो जाए थोड़े टाइम के बाद, और वो पानी जो जितना था वो पानी है वो धीरे धीरे ये मिट्टी है उसको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाती, यहाँ उसको लंबे समय तक जमा करके नहीं रख पाएगी। दूसरा, यहाँ तापमान, और तापमान जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ जो जमा जल है वो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ जो झीलें बन गई, उन झीलों को एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है रन या टोड। अब यहाँ इसको दोबारा देख लो कि शब्द तो हमारा था थली, और थली का मतलब था कि मरुस्थलीय भागों में रेतीले टीले, उन टीलों के बीच का नीचा धंसा भाग, उस नीचे धंसे भाग को कहा जाता है थली। यहाँ वर्षा हुई, वर्षा का पानी आकर और इन निचले भागों पर जमा हो गया, इसके जमा होने से झीलें बनी, किंतु झीलें अस्थायी थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एक तो बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी के अंतर्गत नमी या जल धारण करने की क्षमता कम होती है। दूसरा है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा मिलता है, और तापमान की वजह से जमा जो जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ बनने वाली जो झीलें हैं उन झीलों को कहा जाता है रन या टोड कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल आप कभी देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, कनोड, भाकरी, बिरमसर या थोब, ऐसे कुछ अपने एग्जाम्पल हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत शुष्क मरुस्थलीय भाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उन जिलों के अंतर्गत आपको ऐसी अस्थायी झीलें बनी हुई दिखाई देंगी। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो ये झीलें बनेगी तो क्या जरूरी है कि वो झीलें हमेशा मीठे पानी की होंगी या वो खारे पानी की होंगी? कि यहाँ जो झीलें बनी है तो क्या जरूरी है कि वो झीलें कैसी होंगी? मीठे पानी की हो सकती हैं, खारे पानी की हो सकती हैं, तो वो निर्भर करेगा उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी पर, उसकी धरातल पर, उसकी संरचना पर, कि अगर उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी है, उस मिट्टी में लवणीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हुई तो जो जमा जल है वो जमा जल वहाँ के लवणीय पदार्थों को सोख लेगा, और उसकी वजह से वो पूरा का मीठा पानी है वो खारा हो जाएगा। और अगर यहाँ मिट्टी है, उस मिट्टी के अंतर्गत लवणीय पदार्थों की मात्रा सामान्य हुई, कम हुई, तो वो जैसा मीठा पानी था वैसा का वैसा वहाँ सुरक्षित रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ बनने वाली झीलें जो हमेशा खारे पानी की ही, हाँ ये हो सकता है, मरुस्थल है, तैतीय सागर का अवशेष है, लवणीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी, अधिकांश झीलें हो सकती है वो खारी हो, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि 100% सारी की सारी हमेशा खारी ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक है हमारा ये मरुस्थल। अब इसी के अंतर्गत और कुछ एक दो शब्दावलियाँ, ये तो हो गई हमारी थली हो गई, इस थली के अंतर्गत वर्षा का जल आ गया, जल आने से झीलें बन गई, झीलें थी हमारी अस्थायी थी क्योंकि बालू मिट्टी थी, उच्च तापमान था, इन सभी वजह से ये झीलें ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाती। अब आता है हमारा इसी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत एक और शब्दावली वाला बिंदु जिस पर हम चर्चा करें, और वो है हमारा खड़ीन, कि वो है हमारा खड़ीन। खड़ीन, अब अगर खड़ीन के बारे में हमसे पूछा जाता है तो सीधा सीधा पूछा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत इस खड़ीन का संबंध है तो जिला है जैसलमेर, कि राजस्थान के अंतर्गत ये खड़ीन है तो इसका संबंध है जैसलमेर। जैसलमेर की भी अगर बात की जाए तो जैसलमेर के अंतर्गत भी इसका संबंध है तो वो है पालीवाल ब्राह्मणों से, कि खड़ीन है तो जैसलमेर से संबंधित है राजस्थान में, और इनको अगर देखा जाए तो ये हैं पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित हैं, यानी इनको इसका निर्माता माना जा सकता है। खड़ीन है तो इस खड़ीन के दो अलग अलग अर्थ होते हैं। खड़ीन है तो इसमें क्या है, ये वर्षा जल संग्रहण का माध्यम है, कि परंपरागत रूप से चली आ रही और वर्षा जल संग्रहण की जो भी पद्धतियां हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन्हीं में एक आता है खड़ीन। तो इस खड़ीन के अंतर्गत वर्षा के जल को एकत्रित किया जाए तो उस वर्षा जल संग्रहण के एकत्रण की एक विधि है।
दूसरा, ये क्या है, एक परंपरागत, या मैं यूं कह दूं एक शुष्क जो कृषि होती है, उस शुष्क कृषि का एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार है। क्योंकि थार मरुस्थल है, शुष्क भाग है, वर्षा होती है तो कम होती है, और कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत कृषि अगर की जाए तो उसको हम कह सकते हैं वो होती है शुष्क कृषि। जब बरसात होगी तो उस वर्षा ऋतु के समय ही फसलों की बुआई की जाती है। तो खड़ीन है, तो खड़ीन का संबंध जैसलमेर, जैसलमेर का मतलब यहाँ पालीवाल ब्राह्मण, उन पालीवाल ब्राह्मणों को इनका जनक माना जा सकता है, उन्होंने इस पद्धति को तैयार किया। अब इस खड़ीन का संबंध है तो वर्षा के जल संग्रहण की एक पद्धति है जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है और फिर इसको हम कह सकते हैं, तो खड़ीन को ये एक परंपरागत या एक शुष्क कृषि का एक प्रकार भी है। अब बात आती है, जब इन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं तो एक शब्द आता है हमारा लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, अब ये भी लाठी सीरीज क्या है, तो देखो लाठी सीरीज है तो इसका संबंध भी है, तो ये संबंधित है जैसलमेर जिले से, सीधा सीधा जैसलमेर जिला। यहाँ ये क्या है, लगभग 80 मीटर की लंबाई में और लगभग 60 मीटर की चौड़ाई में, कि लगभग 80 मीटर की लंबाई में और 60 मीटर की चौड़ाई के अंतर्गत, और है क्या, एक भूगर्भिक जल पर पट्टी है, कि भूमि के आंतरिक भाग में और एक विस्तृत जल का एक भंडार है। उस जल के भंडार को यहाँ जैसलमेर में हम कहें तो वो कहलाता है लाठी सीरीज। लंबाई मीटर में है, लगभग 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। फिर इसी लाठी सीरीज की विशेषता है, तो यहाँ इसके अंतर्गत मिलती है सेवन घास, और इसी सेवन घास को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी को कहा जाता है हाथी घास, इसी को कहा जाता है लिलोन, इसी को कहा जाता है तरड़गम। तो यानी इसी के ही अलग अलग नाम, सेवन घास है इसी को हम कहते हैं हाथी घास है, यही लिलोन है, यही तरड़गम है। इसी सेवन घास है, इस सेवन घास का वानस्पतिक नाम तो वो जाना जाता है लसीथुरुस सीडिकुस। इसी सेवन घास है, इसी सेवन घास का वानस्पतिक नाम है तो वो लसीथुरुस सीडिकुस। फिर इसी सेवन घास के अंतर्गत, यानी इसी सेवन घास के क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यह माना जाता है गोडावण पक्षी की प्रजनन या फिर शरण स्थली। किंतु ये है कैसी, ये है प्राकृतिक। गोडावण पक्षी है वो यहाँ जब विचरण करता है तो यहाँ वो प्रजनन का स्थल इसका यही है, यही शरण स्थली है, किंतु है कैसी, वो प्राकृतिक है। और अगर हमसे कहीं पूछा जाए इसकी कृत्रिम प्रजनन स्थली तो ध्यान रखना वो आता है जोधपुर जंतुआलय, वो आता है जोधपुर जंतुआलय। तो यानी ये है हमारे थार मरुस्थल का एक और हिस्सा जिसमें हम कह रहे हैं तो हमारे पास खड़ीन, खड़ीन का सीधा सीधा संबंध है तो जैसलमेर। जैसलमेर के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों को इसका जनक माना जाए, निर्माता माना जाए। अब इस खड़ीन के दो अलग अलग अर्थ हैं। परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति है, परंपरागत या शुष्क कृषि का एक प्रकार भी है। कम वर्षा उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की कृषि, उस कृषि को हम कह सकते हैं खड़ीन। अब शुष्क क्षेत्र विशेष की बात है तो हमारे पास एक लाठी सीरीज का क्षेत्र जिसमें मूल रूप से राजस्थान का जैसलमेर जिला, जहाँ लगभग 80 मीटर की लंबाई और 60 मीटर की चौड़ाई के अंतर्गत ये हिस्सा मिलता है, जहाँ भूमि के आंतरिक भाग में और एक विस्तृत जल का भंडार है। उस विस्तृत जल भंडार को हम कहते हैं तो वो है हमारा लाठी सीरीज। यहीं इसी हिस्से के अंतर्गत मिलती है सेवन घास, जिसको हाथी घास, लिलोन कहते हैं या तरड़गम भी कहा जाता है। फिर इसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम लसीथुरुस सीडिकुस। इसी सेवन घास में गोडावण पक्षी की प्रजनन या शरण स्थली मानी जाती है, किंतु कैसी, तो ध्यान रखें प्राकृतिक।
प्राकृतिक शरणस्थली मानी जाएगी। कृत्रिम अगर शरणस्थली आप कहीं पढ़ते हो तो वो कृत्रिम शरणस्थली आपकी पड़ जाती है, वो माना जाता है जोधपुर जंतुवालय। तो ये हमारे पास राजस्थान में थार मुसल का एक और हिस्सा। अब काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी कि थार मुसल है, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कौन से स्थान पर स्थित है, पहले क्या था, इसका संबंध किससे है, थार मुसल विश्व में जैव विविधता में क्या स्थान रखेगा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र विशेष कौन सा था, देश कौन सा था, दिवस कौन सा था, थार मुसल में राजस्थान के कितने जिले आएंगे, शुष्क कितने होंगे, अशुष्क कितने होंगे। इसी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत मरुस्थल को हम कितने अलग अलग प्रकारों में पढ़ेंगे। नागौर बेसिन क्षेत्र विशेष क्या होगा, शेखावाटी क्षेत्र विशेष क्या होगा, फ्लोराइड युक्त जल वाला हिस्सा क्या होगा, कुबड़ बांका पट्टी क्या होगी, थली क्या होगी, रन या टोड क्या होगी, इसके बाद खड़ीन क्या होगी, लाठी सीरीज क्या होगा। ये काफ़ी सारी शब्दावलियाँ, इन शब्दावलियों पर हमने चर्चा की है। अब इसी क्लास को हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से समझें। किसी भी प्रकार की इससे संबंधित कोई समस्या हो तो उससे संबंधित आप एक बार कमेंट जरूर करें। तो जल्द ही मिलते हैं इसी के ही सेकंड पार्ट के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।